हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, मौद्रिक नीति के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, आर्थिक नीति। इकोनॉमिक पॉलिसी में आपका शामिल है ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पॉलिसी और उसके बाद सबसे दो इम्पॉर्टेंट फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यानी इकोनॉमिक पॉलिसी एक बड़ा वर्ड है, लेकिन उसमें भी अगर कहें कि इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले, स्मूथली चले, कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए दो पॉलिसी होती हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी पे कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का और मॉनेटरी पॉलिसी पे कंट्रोल होता है आरबीआई का। आज हम मेन जो पढ़ेंगे वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या और इसके क्या टूल है, कैसे आरबीआई मॉनेटरी टूल की मदद से अर्थव्यवस्था को काबू में रखता है या कहीं उसे सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कुछ बेसिक बात पढ़ लेते हैं। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति को साख नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी को क्रेडिट पॉलिसी भी बोलते हैं और इसे आरबीआई की मुद्रा प्रबंधन नीति भी बोलते हैं, यानी करेंसी मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो ये आपको याद रखना है। कुछ बातें सिंपल सिंपल है, बेसिक बेसिक याद रखना है। अगर मैं एक और चैप्टर से इसको कनेक्ट करूं तो वहाँ पे भी अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, पूंजी बाजार मुद्रा बाजार। वहाँ पे भी मुद्रा वर्ड आया था, तो वहाँ पे भी मुद्रा बाजार का जो था वहाँ पे वो मामला आरबीआई के हाथ में था। ठीक है, यहाँ पे भी मौद्रिक नीति है, तो जहाँ मुद्रा इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ आरबीआई इन्वॉल्व हो जाता है। आरबीआई सिरमौर होता है, सबसे ऊपर होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कितनी मात्रा होनी चाहिए। बचपन में मुझे जो क्वेश्चन दिमाग में आता था, शायद आपको भी आता होगा, कि गरीबी दूर करनी है तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि अपन तो धमाधम नोट छापो। भाई, नोट छापने की मशीन हमारे पास ही है, छापे खाने हमारे पास ही हैं, तो क्यों मुद्रा छाप ली जाए, सबको पैसे बांट दिए जाएं, तो ऐसे गरीबी दूर नहीं हो जाएगी क्या? पैसे गरीबी दूर नहीं होती है ना। वो फिर अलग टॉपिक है, उस पर कभी अपन अलग से बात करेंगे कि क्यों गवर्नमेंट नोट नहीं छाप लेती। आपको पता करना चाहिए इस बारे में, और कैसे ऐसे गरीबी दूर नहीं हो सकती। खैर, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कितनी मात्रा होनी चाहिए या ब्याज की क्या दरें होनी चाहिए, ये प्रश्नों पे मौद्रिक नीति में विचार किया जाता है ना। सस्ती ब्याज दर, महंगी ब्याज दर से बहुत फ़र्क पड़ता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और भारत का जो केंद्रीय बैंक है, हर देश का केंद्रीय बैंक होता है, ठीक है। इंग्लैंड का अलग है, अमेरिका का अलग है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई। तो आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्माण भी करता है और नियंत्रण भी करता है, ठीक, बनाता भी वही है और फिर उसको एज पर द प्लानिंग कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पढ़ाने आया वो ये है मौद्रिक नीति के उपकरण, कि आप कहें कि इन चीज़ों को काबू में कैसे रखेंगे। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, वो भी आगे वीडियो में आ जाएंगे। वो बोर करते हैं इसलिए मैंने उनको पीछे ले लिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो टूल्स आप यूज़ करेंगे, जो डिवाइस आप यूज़ करेंगे, जो मेजर्स आप यूज़ करेंगे, जो तंत्र उपाय उपकरण आप यूज़ करेंगे, उसे हम कहेंगे मौद्रिक नीति। ठीक है, तो सिंपल बात है, मौद्रिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होंगे वो होंगे मौद्रिक नीति। अब ये टूल दो दो तरह के हैं, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। एक में साख की मात्रा पे ध्यान दिया जाता है, दूसरा गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण होते हैं। पहले उसमें भी अपन क्वांटिटेटिव टूल्स पे बात करेंगे, लेकिन इसके आपको नाम सारे याद करने पड़ेंगे। क्वांटिटेटिव, ट्रेडिशनल या जनरल इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में मात्रात्मक, परिमाणात्मक, परंपरागत या सामान्य उपकरण। ठीक है, ट्रेडिशनली जो बैंक यूज़ करता है, आरबीआई यूज़ करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो कौन से टूल्स हैं। ठीक है, चलिए, तो वैसे दो तौर पे बांट देते हैं, एक होते हैं क्वांटिटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। इसकी अपन लिस्ट याद कर लेंगे, स्क्रीन पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं क्वांटिटेटिव पे। ठीक है, किसी भी कंट्री में अगर लिक्विडिटी, जो तरलता होती है, चिकनाई होती है, उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो कम करने की ज़रूरत होती है, और अगर कम हो जाए तो बढ़ने की ज़रूरत होती है। देखिए, आप एक बात समझिए,
इन्फ्लेशन, जब आप महंगाई वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब कभी कभी इन्फ्लेशन इस वजह से होती है कि वस्तुओं की यकायक डिमांड बढ़ जाती है। सपोज करो ये आदमी है और इस जैसे बहुत सारे आदमी हैं और इन सब के पास पता नहीं कहाँ से पैसे आ गए हैं। जब इंसान के पास जब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो वो वस्तुओं का पीछा करने लग जाते हैं कि मुझे एसी खरीदना है। मान लीजिए कहानी है, एक एसी एक अवेलेबल है, पैसे इसकी जेब में भी है, पैसे इसकी जेब में भी हैं, तो ये क्या करेगा, 40,000, ये बोलेगा 45,000 में लूँगा, ये बोलेगा 50,000 में लूँगा, ये बोलेगा 60,000 में लूँगा, पर लूँगा तो मैं ही। यानी जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम हो रहा हो लेकिन मुद्रा देने के लिए लोगों के पास बहुत सारी मुद्रा हो, तो वो महंगी दरों पे भी खरीदेंगे क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो वो जो डिमांड होती है ना, वो वस्तुओं के दाम बढ़ा देगी और अक्सर एक बार जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो उसी पे ठहर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्फ्लेशन आ जाता है। तो कहने का मतलब है प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम ये नहीं हो रही एसी कम है, प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि लोगों के पास पैसा बहुत आ गया। तो लोगों का पैसा क्या करना है, ठिकाने लगाना है। तो अब गवर्नमेंट या आरबीआई ऐसे तो कर नहीं सकती कि ए और बी के पैसे छीन लो, ऐसे नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट कुछ टूल्स इस्तेमाल करेगी, कुछ मैकेनिज्म इस्तेमाल करेगी ताकि इनके पास जो एक्स्ट्रा चिकनाई आ गई है ना, एक्स्ट्रा तरलता आ गई है, लिक्विडिटी आ गई है, उसको मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो मोटे तौर पे बात यही है कि अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो कैसे उसको कर्व किया जाए, कैसे उसको रोका जाए। ओके, तो लेकिन आप याद रखिएगा जो परिमाणात्मक, देखो दो चीज़ होती है, एक होती है वॉल्यूम और एक होती है डायरेक्शन। ठीक है, अगेन मैं इसको किसी और चैप्टर से कनेक्ट करूं तो हमारा फॉरेन ट्रेड जो है, हमारा विदेशी व्यापार कितना हो रहा है, कितने अरबों डॉलर का हो रहा है, वो तो है वॉल्यूम। और किस कंट्री के साथ हम बात कर रहे हैं, किस कंट्री के साथ हम धंधा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो है डायरेक्शन। उसी तरह साख यानी जो क्रेडिट है या लोगों के पास लिक्विडिटी है, उसमें भी दो हैं। एक तो है वॉल्यूम कि कितना है, चिकनाई कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, और फिर वो किस सेक्टर में है। हो सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिक्विडिटी ज़्यादा हो और एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को उधार ही नहीं मिल रही हो, तो डायरेक्शन अलग चीज़ है। तो आप ये समझ लीजिए जो दो उपाय हैं, जो क्वांटिटिव उपाय हैं, क्वांटिटिव उपाय ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, तभी तो उसको मात्रात्मक उपाय कहते हैं। और जो आपके दूसरे वाले उपाय हैं, गुणात्मक उपाय हैं, वो आपके साख के या क्रेडिट के डायरेक्शन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलो ये बात समझ में आती है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं, टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए। उसमें जो सबसे पहला टूल है वो है बैंक रेट। मैं मोटे तौर पे कुछ आपको बातें बताता हूँ, बाकी लिखी हुई है, आप पीडीएफ वगैरह हमसे मंगा लेना। ठीक है भाई, बैंक रेट क्या होता है, तो आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को उधार देता है
वो है आपका बैंक रेट। आई रिपीट, बैंक रेट। देखो, आप और मैं तो जनरल आदमी हैं, तो अपन सोचते होंगे, शायद सोचते होंगे इस टॉपिक को पढ़ने या सुनने से पहले कि भाई अपन बैंक में जाएंगे और जो रेट आईसीआई वाला, एचडीएफसी वाला, ये लोग कमर्शियल बैंक हैं, तो ये जो लोग रेट चार्ज करते होंगे उसको बैंक रेट बोलते होंगे। नहीं, आरबीआई कमर्शियल बैंक से जो रेट चार्ज करता है वो होती है बैंक रेट। दूसरी बात, ये एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है, उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी स्टोरी। सपोज करो ये व्यक्ति है ए और ये व्यक्ति है बी, ठीक है। क्या हुआ कि ए ने बी को माल बेचा, बी ने कहा मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा। ए ने कहा ठीक है, तू मुझे ये बात राइटिंग में दे दे, ठीक है। समझ लेते हैं बी ने राइटिंग में लिख के दे दिया कि मैं 2 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है। अब ए के पास ये दो ऑप्शन है, इसके हाथ में बिल आ चुका है, एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। अगेन ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक है, ठीक है। इसके पास एक राइटिंग में बिल आ चुका है। अब चाहे तो ए उस बिल को अपने पास होल्ड करे, अपने पास रखे, 2 महीने तक वेट करे। दूसरा तरीका ये कर सकता है कि ए बैंक के पास जाके उसको एनकैश करवा ले। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। बी ने एक बिल दिया, उसने 2 महीने बाद पेमेंट का वादा किया, ए 2 महीने नहीं रख सकता, तो ए ने उसे बैंक से एनकैश करवा लिया या डिस्काउंट करवा लिया। ये कहानी मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए की चीज़ थी, 1 लाख का बिल था, वो 1 लाख का बिल इसने बैंक से 90,000 में एनकैश करवा लिया, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, बैंक ने पैसा दे दिया किसको, बैंक ने पैसा दे दिया ए को, ठीक है। अब सपोज करो बैंक के पास पैसा कम है, बैंक भी चाहे तो अब 2 महीने वेट कर सकता है, लेकिन बैंक ऐसा भी कर सकता है कि उसकी आरबीआई से रीडिस्काउंटिंग करवा ले। तो आप पहले जो हुआ उसको बोलेंगे बट्टा, अभी जो हो रहा है वो है पुनर्बट्टा। अगर कटौती वर्ड बोलें तो पहले व्यक्ति जब बैंक के पास गया तो उसे अपने बोला कटौती, और अब जो बैंक आरबीआई के पास जाके करा रहा है वो है पुनर्कटौती। तो अब यहाँ से वर्ड समझिए, आरबीआई जिस दर पे बैंक द्वारा लाए गए बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे अपन कहते हैं बैंक दर। मोटे तौर पे बात यही है कि आरबीआई जो रेट बैंक से चार्ज करता है वो होती है आपकी बैंक रेट। अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब अगर आप ये सोचेंगे कि भाई बैंक के पास तो इतने पैसे होते हैं तो उनको लाइक लोन वोन की ज़रूरत ही क्या है, तो देखिए क्या होता है, अभी हम आज के टॉपिक में ही पढ़ेंगे। एक होती है CRR रिक्वायरमेंट और एक होती है SLR रिक्वायरमेंट। ये दो रेशोज़ हैं, करंट रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये दो रेशो हर बैंक को मैंडेटरी फॉलो करने होते हैं, हर 15 दिन में रिपोर्ट करनी होती है, उस समय आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किए तो आपके ऊपर ब्याज लग सकता है। तो उस ब्याज से बचने के लिए और दूसरे तरह के दंडात्मक प्रावधानों से बचने के लिए, मतलब पेनल्टी प्रोविजन से बचने के लिए उनको टेम्परेरी पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसा है कि बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी काम के लिए। तो अगर बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो वो आरबीआई से लोन ले सकता है, और ख़ास करके बैंक को जब थोड़े लंबे समय के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। बैंकों में भी लंबा समय बहुत लंबा नहीं होता, पर फिर भी मोटे तौर पे अपन याद रखते हैं, बैंकों को अगर 28 दिन, पहले तो ये अवधि ज़्यादा होती थी, पर बैंकों को अगर अब 28 दिन तक के लिए लोन चाहिए होता है तो वो बैंक रेट के थ्रू बोरो करते हैं, ठीक है। चलो ये बात समझ में आती है। और एक बात और, अगर अगर कोई बैंक CRR और SLR मेंटेन नहीं करता है तो आरबीआई उनके ऊपर ब्याज लगाता है, और वो ब्याज कितना होगा, सपोज करो आरबीआई का एक रूल है बैंक रेट प्लस 1%। तो मान लीजिए आज की रेट में बैंक रेट है 6.75%, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बैंक उनसे पीनल इंटरेस्ट चार्ज करेगा 7.75%। यानी मैं बताना ही चाहता हूँ कि ब्याज रेट कितना होगा इसको डिटरमिन करने में भी, इसको निश्चित करने में भी बैंक रेट काम आती है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अब आप ये समझना चाहेंगे कि सर वो चलो हमें समझ में आ गया, आप तो ये बताओ कि बैंक रेट से, ये तो आपने आरबीआई बैंकों के बीच में संबंध बता दिया, ऐसे होगा क्या। देखिए, अगर दो कहानी है, अगर बैंक की रेट है मान लीजिए 7%, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, बैंक रेट है 7%, तो इसका मतलब है आरबीआई जो है वो बैंक से 7% चार्ज करता है। अपन अब मान लेते हैं कि बैंक उसके अंदर 3% जोड़ता है, तो जो आम जनता को वो जो उधार देगा वो देगा एट द रेट 10%, क्योंकि बैंक भी तो कमाएगा ना। 7% तो बैंक आरबीआई को दे रहा है, तो वो जनता से क्या करेगा, ज़्यादा लेना चाहेगा, तो वो 7 की जगह मान लेते हैं 10% लेगा। तो अभी इस व्यक्ति को
10% की रेट पे उधार मिल रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि जनता को ये लोन सस्ता लग रहा है, ठीक है, सस्ता लग रहा है किसी वजह से, तो क्या करेंगे, बहुत सारे लोग बैंक में पहुंच जाएंगे लोन लेने के लिए। लोन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो दो तरह के व्यक्ति वहाँ पहुंचेंगे। जिस दो व्यक्ति, एक तो बिजनेस लोन लेने पहुंचेगा, एक पर्सनल लोन लेने पहुंचेगा। जो व्यक्ति पर्सनल लोन लेगा वो फिर वही करेगा, उसके हाथ में पैसा आ जाएगा तो एसी खरीदूं, कार खरीदूं, इस तरह से वो चीज़ें खरीदेगा और शायद महंगे दामों पे खरीदेगा। और अगर महंगे दामों पे खरीदेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब मैं इसको दूसरी बात बताता हूँ। अब सपोज करो इसकी जगह ये हो गया कि आरबीआई ने अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, जो उनकी कमेटी होती है उसने रिव्यू किया। उन्होंने बैंक रेट कर दी 9%। इतनी एकदम से शटाशट नहीं बढ़ाई जाती है, बहुत ही थोड़े थोड़े करके बढ़ाई जाती है, 0.25 इतनी करके बढ़ाई जाती है। बट मान लेते हैं कि बैंक ने अब रेट कर दी 9%, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक जो कस्टमर से चार्ज करेगा वो होगा 12%। ये अब थोड़ा सा महंगा ऋण है। अब महंगा ऋण क्या है, तो हर कोई लेने नहीं जाएगा। पहले मान लेते हैं 300 लोग जाते थे लोन लेने, तो अब केवल 200 लोग ही लोन लेने जाएंगे। तो अब ऑब्वियस सी बात है 200 लोगों के हाथ में ही पैसा होगा तो कम लोग ही वस्तुओं का पीछा करेंगे, तो महंगाई उतनी तेज़ नहीं बढ़ेगी। तो आरबीआई बहुत पैनी नज़र रखता है, बहुत पैनी नज़र रखता है। और मैंने कहा ना, लोगों के हाथ में पैसा यानी चिकनाई, उस चिकनाई को कैसे कंट्रोल करना है, तो बैंक रेटों को ऊपर नीचे कर लेता है। मतलब दोनों उल्टे साइड काम करेगी। मैं हर चीज़ में समझाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। अभी मैंने रेट को बढ़ाने वाला एग्जाम्पल दिया, ऐसा हर जगह एग्जाम्पल लगेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें पढ़ लीजिए। बैंक रेट आपको मोटा मोटा जो अभी तक समझ में आया, एक समझ में आ गया तो फिर बाकी सब भी आपको जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। बैंक रेट में क्या होता है, पहली बात है कि आरबीआई क्या करता है, बैंकों को लोन देता है। ये जो नीचे होते हैं उनको कमर्शियल बैंक बोलते हैं, है ना। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है। और इनका जो ऊपर पापा बैंक है वो है आरबीआई, ठीक है। 1935 से आरबीआई की स्थापना है, ठीक, ओके। अब आप यूँ समझिए कि आरबीआई से बैंक लोन लेगा और बैंक वो लोन क्या करेगा, जनता को देगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले जो लोन आरबीआई देता था बैंक रेट पे, वो 6 महीने से 1 साल के लिए होता था। आजकल मैक्सिमम समझ लीजिए इसे आप, 28 दिन के लिए आरबीआई बैंक को लोन देता है, ठीक है। जो रेट वो चार्ज करेगा उसे ऑब्वियस सी बात है बैंक रेट कहेंगे। 1991 में जो नरसिम्हन समिति बनी, इसमें आप अगर यूं क्वेश्चन बने एमसीक्यू तो यूं बनेगा कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से है, ठीक है। तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया, बैंक रेट शुड बी द एंकर एंड ऑल अदर इंटरेस्ट रेट शुड बी क्लोजली लिंक टू इट। तो उनका ये मानना था कि बैंक रेट मेन रेट है, बाकी जो रेटें हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये सब रेटें उसके आसपास कहीं होनी चाहिए। तो बीच में जो एंकर रोल प्ले करेगा, जैसे होता है ना, मैच होता है तो मैच में एक प्लेयर जम के खेलता है, बाकी लोग आएंगे जाएंगे हिटिंग करेंगे, एक खिलाड़ी ऐसा होगा जो जम के खेलेगा, तो वो एंकर रोल प्ले करता है जो जहाज को कंट्रोल में रखता है। तो अच्छा, इट बिकम द रेफरेंस रेट फॉर ऑल अदर लैंडिंग रेट्स इन द इकोनॉमी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट से तय होगा कि इकोनॉमी में लैंडिंग रेट्स क्या होगी। आरबीआई वाज यूजिंग बैंक रेट टू सिग्नल द मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस। पहले, अभी आप थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि अब बैंक रेट जो हो रही है वो थोड़ी थोड़ी इररेलेवेंट हो रही है। पहले बैंक रेट ही सबसे मेन होता था जिसको मॉनेटरी पॉलिसी का सूचक माना जाता था। अब इसको अपन ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से रिप्लेस कर दिया है, वो उस पर अपन थोड़ी देर में आएंगे तो घबराइए नहीं। पर पहले सब जो होता था ना, मेन कंट्रोलिंग जो होता था वो बैंक रेट होता था। और ये आरबीआई का की मॉनेटरी पॉलिसी टूल था, यानी सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जैसे था ना वो था, ठीक है। चलो, जैसे कभी इंडिया टीम में सचिन तेंदुलकर सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होते थे, अब वो गए संन्यास ले लिया तो उसके बाद दूसरे खिलाड़ी आ गए। ऐसे ही कभी कभी पहले यूँ समझिए बैंक रेट सबसे मेन खिलाड़ी होता था, ओके। ये हमें थोड़ा समझ में आया। और अब ये मैंने बता ही दिया, अगर देश में साख की मात्रा कम करनी है तो बस आपको क्वेश्चन इतने पे लाके छोड़ेगा। अब आपको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा, अगर साख की मात्रा, लोगों को जो उधार मिलती है उसकी मात्रा कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा, रेटें बढ़ानी पड़ेगी। इसमें हमने हमेशा इस तरह के एरो काम करते हैं, बस अब ये याद रख लीजिए, एक ऊपर एक नीचे, और दूसरे में याद कर लीजिए एक नीचे एक ऊपर, हमेशा ऐसा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस ये एरो याद कर लिए, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा। यानी अगर बैंक रेट ऊपर जाएगा तो जो क्रेडिट की या साख की मात्रा है वो नीचे जाएगी, और अगर
ऑन द कॉन्ट्रेरी बैंक रेट अगर नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, साख की मात्रा का विस्तार होगा। ठीक है, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए? अगर अर्थव्यवस्था में तेजी हो, ठीक है, अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा तेजी कहें, इन्फ्लेशनरी स्थितियाँ हों, इन्फ्लेशनरी स्थिति हो, तो फिर ये करना पड़ेगा, बैंक रेट को तेज करना पड़ेगा ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाए, चिकनाई कम हो जाए। और अगर अर्थव्यवस्था में मंदी हो, लोग खरीदी नहीं कर रहे हों, तो लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाना पड़ेगा, और लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाने के लिए बैंक रेट कम करनी पड़ेगी ताकि लोगों के पास लिक्विडिटी की मात्रा बढ़ जाए। तो ये बार बार यही तरह के एरो काम करेंगे, बस आप इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलो अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस स्क्रीन को समझने की कोशिश कीजिए। 1935 में बैंक रेट का आज भी अगर वो कहें ना बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे कि बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए यूज़ की जाती है, लेंडिंग मतलब उधार देना। और अगर जो अपना कहें रेपो रेट होता है, जिसका फुल फॉर्म एक तरह से होता है रीपर्चेज रेट, तो जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए यूज़ होता है। पहले बैंक रेट की मॉनेटरी पॉलिसी होता था, लेकिन 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद शॉर्ट टर्म लेंडिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, इसके तहत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये अब की मॉनेटरी पॉलिसी टूल बन गए हैं। पहले सचिन तेंदुलकर होते थे, अब यूँ समझ लीजिए कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो समझ लीजिए विराट कोहली और रोहित शर्मा मेन खिलाड़ी होते हैं। तो ये दो मेन खिलाड़ी होते हैं, वो उनके नाम है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अभी अपन इसके ऊपर भी आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्वियस ही बात है, जब आप ये कह रहे हैं, ये बस एक्स्ट्रा ही है कि ये कह रहे हैं कि भाई बैंक रेट अब इतना काम का नहीं रहा, अब तो नए खिलाड़ी आ गए हैं, तो बैंक रेट का रेफ का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने आपको बताया कि इसके दो इंपॉर्टेंस हैं। रीडिस्काउंटिंग मैंने बताया ना कि जनता बैंक के पास जाती है, बैंक RBI के पास जाता है, तो जिस दर पे बिलों की कटौती होती है वो बैंक रेट है। और इसके अलावा अगर कोई बैंक CRR और SLR के रूल्स को या उनके प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उन पे एक इंटरेस्ट लगाया जाता है। वो इंटरेस्ट रेट कितना होगा वो डिटरमाइन करने में भी बैंक रेट काम आता है। तो बैंक रेट आज भी रेलेवेंट है, आउटडेटेड नहीं हो गया है। ठीक है, आउटडेटेड नहीं हो गया है। चलिए, अब ठीक है, ये सारी बातें समझ जाओगे आप। अब आता है रेपो रेट क्या होता है। ओके, मोटे तौर पे मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखो, एक है RBI और एक है बैंक। ये जितने भी मॉनेटरी टूल्स चल रहे हैं, एक तरह से बात जो है वो RBI और बैंक के बीच की ही बात है। मान लीजिए कि बैंकों को पैसे की ज़रूरत है, तो ऑब्वियस ही बात है वो इसके पास भागेगा, किसके पास भागेगा? RBI के पास भागेगा। तो RBI जिस दर पे इसको उधार देगा उसे हम कहेंगे रेपो रेट। अब आप कह सकते हैं कि सर थोड़ी देर पहले यही बात आपने बैंक रेट के लिए भी बोली कि RBI जिस दर पे बैंकों को उधार देगा उसे बोलेंगे बैंक रेट। तो अगर दीर्घकालीन वर्ड आए, अगर लंबी अवधि के लिए वर्ड आए, तो बैंक रेट वर्ड यूज़ करना। और अगर शॉर्ट अवधि के लिए, जनरली एक दिन के लिए, फिर इसमें भी स्ट्रेच करके 15 दिन तक जाता है। अगर एक दिन से लेकर 15 दिन के लिए RBI बैंकों को उधार देता है, तो जो रेट यूज़ होगी उसे बोलेंगे रीपर्चेज रेट या रेपो रेट। अब आप इसमें वर्ड समझना चाहेंगे कि रेपो रेट क्या होती है। अब आप इसे और समझिए थोड़ा सा। ये RBI है, ये बैंक है। ठीक है, बैंक को पैसा चाहिए। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, बैंक को पैसा चाहिए। तो इसमें ना सीधी सीधी लैंडिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है, बैंक अपनी कुछ सिक्योरिटीज सेल करेगा। ओके, वापस समझिएगा। बैंक को पैसा चाहिए, जैसे मान लो मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? तो एक तो होता है उधार लेना, और एक दूसरा तरीका होता है कि मैं कुछ बेच के उधार लूँ। नहीं समझ में आया, वापस समझाता हूँ। वापस आना, बैंक जो है क्या करेगा, अपनी कुछ सिक्योरिटीज़, बैंक जो है वो अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ सेल करेगा RBI को। ठीक है, तो फिर RBI उसको पैसे दे देगा। यानी ये सीधी सीधी प्योर लैंडिंग बोरोइंग नहीं है। बैंक जो है वो, मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, हालांकि वीडियो में इतनी बार ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप पीछे जाके सुन सकते हैं, पर मैं क्लियर करता हूँ। बैंक जो है वो RBI को अपनी कुछ सिक्योरिटी सेल करके पैसे ले लेता है, और वो वादा करता है कि 1-2 दिन के बाद मैं वापस परचेज कर लूँगा, यानी मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा मकान है, वो मैं मकान किसी को बेचूं, ठीक है,
और उससे मैं पैसा ले लूँ और जिसको बेचूँ उसको मैं कहूँ कि एक दो दिन में मेरे पास, दो चार दिन में मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं वापस अपना मकान खरीद लूँगा। यानी मैं किस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हुआ? रीपर्चेज एग्रीमेंट में हुआ कि आज मैं ये मकान बेच रहा हूँ, आज मुझे आप पैसे दे दीजिए क्योंकि आज मुझे किसी वजह से पैसे की ज़रूरत है, पर मैं ये मेरा मकान मैं वापस खरीदूँगा। तो अगर इस तरह का एग्रीमेंट है तो बैंक और आरबीआई के पास इसी तरह का एग्रीमेंट होता है, इसी तरह का एग्रीमेंट होता है। बस हाँ, ये होगा, ज़रूर होगा कि बैंक जब बेचेगा तो हो सकता है 100 रुपये की चीज़ के इसको 98 रुपये मिले, और वापस जब बैंक आरबीआई से परचेज करने जाए तो उसको 100 रुपये देने पड़े। ये कितने रुपए का अंतर होगा, ये डिपेंड करेगा कि बैंक ने कितने दिन के लिए बोरोइंग्स को यूज़ किया, कितने दिन के लिए उस राशि को यूज़ किया, क्या एक दिन के लिए, ठीक है, इस तरह से होता है। और अगेन अगेन जो मैं बात पहले उस दिन समझा गया था, बात वो यहाँ समझानी थी कि बैंक को एक दो दिन के लिए पैसे लेके करेगा क्या। तो चूंकि हर 15 दिन में बैंक को CRR SLR रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, या बैंक के पास हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाए पब्लिक की तरफ से, तो उसको मीट आउट करने के लिए बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। एक दिन, दो दिन से लेकर 15 दिन के लिए बैंकों को पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो रेपो रेट पे बोरो किया करते हैं। पर यहाँ पे बोरो किया करते हैं के साथ साथ ये शब्द भी जुड़ा हुआ है कि बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ आरबीआई को सेल कर देते हैं, और विद दिस प्रॉमिस कि हम जल्दी ही एक दो चार पाँच दिन में अपनी सिक्योरिटीज़ को वापस परचेज करेंगे। तो ये है रेपो रेट। तो रेपो रेट के थ्रू भी आरबीआई जो होता है बैंक को पैसे उधार देता है। और ऑब्वियस सी बात है अगर इस दर को बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक कम पैसे लेने में इंटरेस्टेड होंगे। बैंक अगर कम पैसे लेंगे तो जनता के हाथों में कम पैसा जाएगा, तो चिकनाई, तरलता, इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में डिमांड ही नहीं है, लोग खरीद ही नहीं कर रहे, लोग अपना पैसा दबा के बैठे हैं, तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इस रेपो रेट को सस्ता कर देगा। जैसे ही रेपो रेट को सस्ता करेगा तो ऑब्वियस ही बात है बैंक डिमांड बढ़ा देगा, बैंक ज़्यादा लोन लेने के लिए पहुंच जाएगा। और अगर एक बार बैंक ज़्यादा लोन लेने के लिए पहुंच गया, बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ गया, तो पब्लिक को भी वो ज़्यादा सस्ता लोन बांटेगा। इस तरह से चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। ये सारा आप पढ़ लेंगे कहानी। और पहले मैं आपको बताना भूल गया कि बैंक की जो रेट, जब मैं नवंबर में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, नवंबर 2024 में, तो ये रेट चल रही है 6.75%। यानी बैंक आरबीआई जो बैंकों को लोन देता है वो 6.75% पे देता है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर बैंक इसमें 2% भी मार्जिन जोड़े तो वो आपको 8.75% से कम पे नहीं देगा, ठीक है। अब कोई बैंक मान लो 2% जोड़ता है, मान लो कोई बैंक 1% जोड़ता है, तो वो आपको 7.75 पे दे देगा। तो हर बैंक अपने अपने हिसाब से धंधा करता है, पर आरबीआई का फिक्स है, भाई हम आपको इतना देंगे। फिक्स से मतलब है कि आरबीआई की रेट सारे बैंकों के लिए एक जैसी है। उसके बाद बैंकों की मर्जी है कि वो कस्टमर से 1% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं कि 2% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो उनका बैंकिंग पैटर्न या बैंकिंग धंधा करने का तरीका है। तो बैंक रेट जो चल रही है वो 6.75% चल रही है, नवंबर के महीने में चेंज होती रहती है। अब इसके बाद रेपो रेट है वो है 6.5%। किसी सर हम याद कैसे करेंगे, तो फिर भी आप इसको यूँ याद रख लीजिए कि जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेगा उस पर ब्याज थोड़ा कम होगा। थोड़ा कितना कम? 0.25%। 0.25% को टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 25 बेसिस पॉइंट। तो जो रेपो रेट होती है, ऐसा नहीं है कि जनरली ये रेटों में इतना अंतर होता है, कितना भी हो सकता है। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि अभी जो रेट में चल रही है वो 0.25% का अंतर चल रहा है, 1/4% का अंतर चल रहा है, या यू कैन से 25 बेसिस पॉइंट का अंतर चल रहा है। बैंकिंग लैंग्वेज में तो सही वर्ड यही है। खैर ठीक है, तो रेपो रेट जो चल रही है वो है 6.5%। मैं बीच बीच में वापस का एग्जांपल बता दूंगा आपको। अब ये क्या है, अब एक है रिवर्स रेपो रेट। तो देखो जनरली आरबीआई पापा है, तो पापा ही लोन देते हैं बैंक को, यानी लोन का डायरेक्शन बड़ा टू छोटा होता है। लेकिन मान लो कि बैंक के पास फालतू पैसा आ रखा है, बैंक के पास किसी वजह से कहीं से फालतू पैसा आ रखा है, और ये भी कि बैंक के पास कोई लोन लेने आ ही नहीं रहा, बैंकों के पास फंड पड़ा पड़ा सड़ रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो बैंक उस पैसे को यहाँ पार्क कर सकता है। जैसे अपन गाड़ी अपनी पार्क कर देते हैं, तो बैंक अपना पैसा उल्टी पुल्टी सिक्योरिटी में फंसाने के बजाय, शायद स्टॉक मार्केट उल्टा पुल्टा नहीं होता, लेकिन इधर उधर रैंडम कंपनीज में फंसाने के बजाय या लॉन्ग टर्म के लिए अटकाने के बजाय
बैंक ऐसा कर सकता है कि अगर उनके पास फालतू लिक्विडिटी है, फालतू लिक्विडिटी होने के बावजूद और मान लीजिए सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद भी लोग लोन लेने के लिए आ ही नहीं रहे, लोगों ने लोन से तौबा कर ली कि हमें तो लोन चाहिए ही नहीं, तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रख सकता है, पार्क कर सकता है। तब आरबीआई जिस रेट पे ब्याज देगा उसको अपन कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसमें एक तरह से उल्टा होता है। अगर या अब के बार क्या हो रहा है, अब के बार पता है क्या हो रहा है, अब के बार बैंक पैसे दे रहा है आरबीआई को, बैंक पैसे दे रहा है आरबीआई को। तो किसी को पैसा कब मिलेगा, जब वो कुछ सेल करेगा, ठीक है। तो इस बार एक तरह से समझो आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है और बैंक जो है, ठीक है, बैंक जो है वो अभी परचेज कर रहा है, बैंक जो है अभी उसे परचेज कर रहा है। और अब बाद में उल्टा हो जाएगा, और इसमें भी यही एग्रीमेंट होता है कि बैंक इसको कुछ दिन बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद आरबीआई को रीसेल कर देगा, आरबीआई को रीसेल कर देगा। तो रीसेल के लिए वर्ड क्या आया, रिवर्स रीपरचेज, रिवर्स रीपरचेज, ठीक है। तो आप लाइन से सोचते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो बस मेन मुद्दे की बात यह है कि अगर बैंक के पास फालतू पैसा है, वो आरबीआई को पैसा उधार देता है, आरबीआई बदले में उसको थोड़ा सा ब्याज देगा, वो जिस दर पे ब्याज देगा उसको रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। इतनी सी ही बात है, ठीक है। चलिए अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगेन ये वाला तो आप मान के चलिए कि चाहे रेपो रेट, ये तीनों याद कर लीजिए, बैंक रेट, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, अगर इन दरों को बढ़ाया जाता है तो साख की मात्रा में कमी आती है। वो क्यों आती है उसके लिए फिर पूरी एनालॉजी आपको सोचनी पड़ेगी, लेकिन ये होना है। अगर ये रेटें ऊपर जाएंगी तो देश में साख की मात्रा कम होगी। बैंक पहले पहले बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी, उनके पास लिक्विडिटी कम होते ही उनकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और ये अपने आप ही रेटें, ये अपने आप ही लिक्विडिटी नीचे उतर जाती है, ठीक है। फिर भी आप इसको थोड़ा समझिए। ये आरबीआई है, आरबीआई जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है तो जो वो रेट चार्ज करेगा उसे रेपो रेट कहेंगे, जिसकी अभी हमने दर देखी कि नवंबर 24 में 6.5% रेट चल रही है, ठीक है। और अब इसे उल्टा देखिए, इसमें लोन का डायरेक्शन देखो आरबीआई से बैंकों की तरफ है, और अब आप इस वाले लोन का डायरेक्शन देखो, इसमें क्या हो रहा है, जो बैंक है वो आरबीआई को दे रहा है, तो यहाँ जो रेट काम करेगी उसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। और जो रिवर्स रेपो रेट चल रही है वो चल रही है 3.35%, यानी ये लगभग आधी है। अच्छा एक और बात है, चाहे रेपो रेट है चाहे रिवर्स रेपो रेट है, दोनों ही रेटें आरबीआई तय करता है। यानी आरबीआई ही तय करता है कि मैं छोटे, बैंक को अपन छोटे बोले तो मैं छोटे तेरे को किस रेट पे लोन दूंगा, शॉर्ट टर्म किस रेट पे दूंगा, लॉन्ग टर्म किस पे दूंगा, ये सारा आरबीआई तय करता है। इसीलिए अपन ने कहा मौद्रिक नीति को कंट्रोल आरबीआई करता है। और छोटे तू अगर तेरे पास फालतू पैसे हैं हमारे पास जमा कराएगा तो हम तेरे को आधा ही ब्याज देंगे, तो 6.5 का आधा होता है 3.25, चल 10 पैसे और ले ले हटा, तो 3 रुपये 35 पैसे, ऐसे याद रख लो समथिंग, ऐसे याद कर लो। जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म लोन की रेट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो 25 पैसे का अंतर था, और यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट की दर रेपो रेट से आधी होती है, ठीक है, लेकिन आधी से 10 पैसे ज़्यादा कर दिया, 3 रुपये 35 पैसे होती है, ठीक है। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या है, लिक्विडिटी मतलब तरलता, तरलता का मतलब क्या है, लिक्विडिटी रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, मतलब कितना पैसा बैंक में कैश पड़ा है, बैंक में पड़ा है, उसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी। और अदर हाईली लिक्विड एसेट्स, और आजकल पैसा खाली कैश फॉर्म में नहीं होता, अगर वो कैश इक्विवेलेंट फॉर्म में है, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा होगा, एक होता है कैश और एक होता है कैश इक्विवेलेंट, जो हाईली लिक्विड असेट्स होता है। तो बैंक का वो पैसा जो कैश फॉर्म में, बैंक फॉर्म में या हाईली लिक्विड फॉर्म में पड़ा है, एंड और जिसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी मतलब वही कि शॉर्ट टर्म फंडिंग को मीट्स करने के लिए जो आपकी अल्पकालीन आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए बैंक के पास जो पैसा नकद रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में और हाईली लिक्विड असेट्स के रूप में होता है, उसे बोलते हैं तरलता। उस तरलता को ही काबू करने की बातें आज अपन कर रहे हैं। और इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को लो किया जाता है, इन रेट्स को कम किया जाता है, तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा तरल और बैंकों के बाद तरलता की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर अगर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इनको हाई किया जाता है, इनको बढ़ा दिया जाता है, तो वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। वो क्या डिक्रीज़ होगा, बैंकों के पास जो बैलेंस होगा वो डिक्रीज़ होगा। एक एग्जांपल बताऊं,
सपोज करो अभी रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, ठीक है। तो बैंक जो है वो आरबीआई के पास 100 करोड़ रुपया, करोड़ों अरबों में ही बात चलती है, फिर भी अपन तो 100 भी बोल रहे हैं, 100 करोड़ रुपया उधार देता है। अब सपोज करो बैंक इस रेट को 4.35% कर दे, आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट 4.35% कर दे, तो बैंकों को तो मज़ा आ गया। बैंक बोलेंगे यार जनता को लोन देते हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, नाटक करते हैं आरबीआई के पास, तो आरबीआई तो अपने पापा हैं, धोखा भी नहीं करेंगे। तो वो क्या करता है, अब बैंक आरबीआई को पैसे देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। मान लीजिए अब 200 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। अब एक कहानी समझो, सपोज करो बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपए कुल थे। पहली दशा में बैंक ने आरबीआई के पास 100 करोड़ रुपए दिए, इसका मतलब इनके पास जनता को उधार देने के लिए 900 करोड़ रुपए बचे। और जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई, बैंकों ने आरबीआई के पास ज़्यादा पैसे पार्क कर दिए, तो अब इनके पास मान लेते हैं 800 करोड़ बचेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मानना क्या है इसमें, तो कैलकुलेशन है। 1,000 में से 200 करोड़ उन्होंने आरबीआई के पास जमा करा दिया, अब इनके पास केवल 800 करोड़ रुपए बचे। तो अब अपन 800 करोड़ रुपए ही जनता को उधार दे पाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपका देने के लिए पैसे कम हो जाते हैं, आपके पास एक तो तरलता कम हो गई, तो फिर आप सेलेक्टेड कस्टमर्स को दोगे, ज़्यादा बाइंग रेट्स पे दोगे, है ना, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे दोगे। तो इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट में उल्टा संबंध होता है। अगर बैंक के पास लिक्विडिटी ज़्यादा है तो रेट्स वो कम कर देंगे, और बैंक के पास लिक्विडिटी अगर कम है, बैंक के पास अगर, एक सेकेंड, हाँ ऑब्वियस सी बात है, बैंक के पास लिक्विडिटी कम है तो रेट्स बढ़ा देंगे। ये ऐसे सीन चलता है। तो अगर आप पूरा सीन समझे तो पूरा सीन यहाँ से चल रहा है, ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अगर ये ऊपर जाते हैं तो बैंकों के पास जो मौजूदा लिक्विडिटी है वो नीचे जाती है, और इसके नीचे जाते ही जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं, तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब अर्थव्यवस्था में तेजी या इन्फ्लेशन की स्थिति हो, तब इस टूल का प्रयोग किया जाता है। और उल्टा बोलें, ये सब ठीक है, बोल बोल के थक गए, आप भी सुन के थक गए होंगे। अगर इन दरों में कमी की जाती है तो बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो इंटरेस्ट की रेट डाउन हो जाती है, और फिर वही उसके परिणाम आने लग जाएंगे। इंटरेस्ट की रेट जैसे ही डाउन होगी, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लोन, हर तरह का लोन लेने वाले बढ़ जाएंगे लोग, और फिर अर्थव्यवस्था में एकदम से तेज़ी आ जाएगी। तो मंदी के समय इस उपाय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक वर्ड है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा दर। रेपो रेट पे शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, अगर उसके बाद भी बैंक को थोड़ा सा पैसा और कम पड़ रहा है वो और लोन, क्योंकि है ना, रेपो रेट के तहत आप एक निश्चित सीमा तक की लोन ले सकते हो। जनरली एक वर्ड होता है एनडीटीएल, अभी वर्ड आएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। उसके 1% तक ही, उसका 1% ही आप एज अ रेपो रेट पे लोन ले सकते हो। इसे आप यूँ समझिए कि अगर किसी बैंक का एनडीटीएल 1,000 करोड़ है, 1,000 का आप 1% निकालिए तो 10 करोड़ आया। तो जनरली 10 करोड़ ही बैंक आरबीआई से रेपो रेट पे ले सकता है। लेकिन अगर बैंक को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो फिर एक फैसिलिटी बैंक को दी गई है कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। पहले कुछ बातें याद कर लीजिए। 2011-12 में पहली बार इस फैसिलिटी की घोषणा की गई, 9 जून 2011 को लागू हुआ। इसमें जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, कौन ले सकता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, वो आरबीआई से एक रात के लिए, समझ लीजिए एक दिन के लिए, अपनी कुल जमा के 1% तक लोन ले सकते हैं। तो 1% तो आप रेपो रेट के तहत ले रहे थे, अगर थोड़ा और ज़रूरत पड़े, यानी 10 करोड़ रुपये आपको और चाहिए, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत ले सकते हैं। इसीलिए कहा ये एक अतिरिक्त सुविधा है। मार्जिनल का मतलब वैसे भी एक्स्ट्रा होता है। अगेन अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपने एक वस्तु बनाई, मतलब 10 वस्तुएं बनाई, आपकी लागत आई मान लीजिए
120 रुपये, और फिर आपने 11वीं वस्तु बनाई तो आपकी लागत आई मान लीजिए 125 रुपये। तो इसका मतलब अपन ये बोलते हैं 11वीं जो यूनिट है, जो एक एक्स्ट्रा यूनिट अपन ने बनाई, उस पर अपनी 5 रुपये की मार्जिनल कॉस्ट आई। तो एक्स्ट्रा पे जो लगती है कॉस्ट, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरह यहाँ इसको क्या बोला, मार्जिनल फैसिलिटी। जो आप एक्स्ट्रा फैसिलिटी ले रहे हैं, आपने बैंक से जो रेपो रेट पे लोन लिया था, उसके बाद एमएसएफ के तहत आप एक्स्ट्रा लोन ले सकते हैं। जनरली ये जो लोन होता है वो 1 करोड़ के मल्टीप्लायर में होता है। तो बैंक क्या करेगा, ऐसे नहीं कि भाई साहब 4.5 करोड़ दे दो, नहीं, या तो 4 करोड़ लो या 5 लो या 6 लो, तो 1 करोड़ के मल्टीप्लायर में बैंक एमएसएफ के तहत लोन ले सकते हैं। और जनरली जो एमएसएफ की रेट होती है वो रेपो रेट से 1% ज़्यादा होती है, लेकिन आरबीआई इसमें भी चेंज कर सकता है। तो जनरली जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि रेपो रेट जितनी भी होगी, जैसे 6.5% थी रेपो रेट अपन ने पढ़ी, तो एमएसएफ की रेट होगी 7.5%। लेकिन ऐसा नहीं है, आरबीआई इसको भी चेंज कर सकता है। जनरली ये रेट 1% ज़्यादा रखेंगे ऐसा बोला गया था, लेकिन अभी जैसे आप एमएसएफ रेट देखो तो वो 6.75% ही है, तो केवल 0.25% ही ज़्यादा है। अब तक मैं आपको बातों बातों में 4 रेटें बता चुका, क्योंकि 4 बातें हुई। सबसे पहले अपन ने बैंक रेट पढ़ा, बैंक रेट में थोड़ी सी लॉन्ग टर्म लैंडिंग होती है 6.75%। उसके बाद अपन ने रेपो रेट पढ़ा, उसमें होता है 6.5%। उसके बाद अपन ने रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट होता है आधा, आधे से कम 3.35% आरबीआई देता है। और इसके बाद है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। एमएसएफ के तहत रेट वापस यही है, ये रेपो रेट से एक्स्ट्रा है तो इसकी रेट थोड़ी ज़्यादा होती है, पर 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं है, केवल 25 पैसा एक्स्ट्रा है। कि सर हम पढ़ा क्या रहे हो, ये मैं आपको मॉनेटरी टूल पढ़ा रहा हूँ। मॉनेटरी टूल कौन इस्तेमाल करता है, आरबीआई इस्तेमाल करता है। क्यों इस्तेमाल करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने के लिए करता है, महंगाई को, मुद्रा दरों में स्थायित्व बनाए रखने के लिए करता है। अब अपन बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो। बहुत आसान सी बात यह है कि बैंक को कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बैंक है, मान लीजिए आईसीआई, उसकी जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है वो भी अपन बताता हूँ मैं आपको। पहले एक वर्ड पकड़ लीजिए, एनडीटीएल। सपोज करो एक आईसीआई बैंक है, उसका एनडीटीएल 1000 करोड़ रुपया है, तो 1000 करोड़ का 4.5%, अभी जो रेट चल रहा है 4.5%, ठीक है, पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो बना दिया, 1 2 1 2 3 और 4, 45 करोड़ रुपया। ठीक है, 45 करोड़ रुपया बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा, जिसके बदले में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। एक ज़माना था जब कैश के तौर पे बैंक जो आरबीआई के पास पैसा रखवाता था, एक मतलब इसको नीतिगत अनुपात बोलते हैं, पॉलिसी रेशोज़ हैं। 2 पॉलिसी रेशो हैं, एक तो सीआरआर है, एक एसएलआर है। सीआरआर में वर्ड है कैश रिजर्व। कैश रिजर्व यानी आपको अपना जैसे अपन गाड़ी के अंदर पेट्रोल रिजर्व में रखते हैं, उसी तरह बैंक कॉलेप्स नहीं कर जाए, बैंक ढेर ना हो जाए, दिवालिया ना हो जाए, इसके लिए आरबीआई ने एक रूल बनाया है कि जितना आपका एनडीटीएल है उसका 4.5%, उसका 4.5% आप हमारे पास रखवाओगे। आपकी अमानत है लेकिन आप हमारे पास रखवाओगे। 1000 करोड़ का एनडीटीएल लेके जो बैंक बैठा है वो 45 करोड़ रुपए किसके पास रखवाएगा, आरबीआई के पास रखवाएगा। सिंपल है। अब एनडीटीएल क्या होता है उसको बात करते हैं। देखिए, ये एक व्यक्ति है, ऐसे हज़ारों लाखों व्यक्ति हो सकते हैं। जब ये बैंक में बचत खाता खुलवाते हैं, तो ये आदमी बैंक से कभी भी ये पैसा निकाल सकता है, तो बैंक के लिए लायबिलिटी हुई। आई रिपीट, अगर किसी व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों ने बैंक में सेविंग अकाउंट खोला, तो ये लोग कभी भी बैंक से अपना पैसा आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकते हैं। यानी जब डिमांड करेंगे तो ये पैसा अपना निकाल सकते हैं, तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी हुआ, तो इसको अपन ने नाम दिया डिमांड लायबिलिटी। इसी तरह ये व्यक्ति है, इसने बैंक में चालू खाता खोला, करंट अकाउंट खोला, ठीक है, और इसने मान लीजिए इतने पैसे जमा कराए। ये भी बैंक से जब चाहे अपना पैसा लेने आ सकता है। बैंक को इसे पैसा देना पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ कि आप बैंक गए और बैंक वाले बोले भाई ऐसा पैसे तो नहीं है, आप दुकानदार के पास जाओगे, शायद आपको कभी कह देगा ये माल नहीं है भाई साहब कल लाना, लेकिन बैंक के पास आप पैसे लेने जाओ तो बैंक कभी आपको ऐसा बोलते है कि भाई साहब पैसे नहीं है कल लेने आना, ऐसा नहीं बोलता। बैंक आपको पैसे दे देता है, ठीक है। यानी जनता ने पैसे मांगे तो बैंक उसे पैसे दे देगा, ये बैंक की लायबिलिटी है। ये दोनों लायबिलिटीज़ को कहते हैं डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी का मतलब मांगते ही देना पड़ेगा, 10-15 मिनट बिठा लो पर आपको बैंक पैसा को देना पड़ेगा।
अब किसी व्यक्ति ने मान लो एफडी कराई, ठीक है, किसी व्यक्ति ने एफडी कराई, एफडी का पैसा बैंक से, वो ऑब्वियस ही बात है, आज व्यक्ति ने एफडी कराई है तो बैंक उसका पैसा भी वापस करेगा, लेकिन 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 2 साल बाद, जितना टर्म का उसने एफडी कराया है उसके बाद करवाएगा, तो इसमें एक टर्म इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसको अपन टाइम लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो सपोज कर लेते हैं कि ये इस तरह से अपन ने डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी को जोड़ा। अब सपोज करो कि बैंक ने, ये आईसीआई बैंक है, इसने इसमें से 50 करोड़ रुपया पास में एचडीएफसी के पास जमा करा दिया। आईसीआई बैंक है, आईसीआई बैंक ने इसमें से 50 करोड़ रुपया बैलेंस विद अदर बैंक, 50 करोड़ रुपया पड़ोसी बैंक के पास जमा करा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी इस डिमांड लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए आप 50 करोड़ यहाँ से मंगा सकते हो। अगर आईसीआई बैंक में कस्टमर लोग पैसे लेने के लिए आ गए तो आप पड़ोस में जो 50 करोड़ रुपए जमा करा रखे थे उससे अपने पैसे मंगा सकते हो, बिल्कुल मंगा सकते हो। तो आपका 50 करोड़ का डिमांड लायबिलिटी तो वहीं से डिटेल जो है वहीं से मीट आउट हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो बचता है इसको अपन टर्म देते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। तो जो लोग होते हैं वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी में जो पैसा रखते हैं बैंक के लिए वो लायबिलिटी बन जाता है, उसी को डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहते हैं। और बैंक ने अगर वो पैसा फर्दर किसी के पास रखा हुआ है तो उसे एडजस्ट करने के बाद जो बचता है उसे एनडीटीएल कहते हैं। और नियम ये है कि अभी जो नियम चल रहा है नवंबर में वो ये है कि हर बैंक को अपने एनडीटीएल का 4.5% कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होगा, उसे कैश रिजर्व रेशो कहेंगे। अब इससे महंगाई कैसे कंट्रोल होती है वो मैं अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा, जब मैं एसएलआर बोल चुका हूँ तो फिर इसके बाद समझा दूंगा। मोटे तौर पे आप बात याद रख लो कि पहले 1949 का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें ये था कि सीआरआर की जो दर है वो 3% से कम नहीं होगी, 3% से कम नहीं होगी और 15% से ज़्यादा नहीं होगी। अब आज के दिन 2007 में जो संशोधन हुआ उसमें 3% की लिमिट को हटा दिया है, अब है 0 to 15%। यानी आरबीआई चाहे तो इस कैश रखने की रिक्वायरमेंट को 0% तक कम कर सकता है, पर मैक्सिमम आज भी 15% है। यानी आरबीआई जो है वो बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है कि आपको जैसे 1000 करोड़ है तो 1000 करोड़ का 15% हो गया 150 करोड़, आपको 150 करोड़ रुपया हमारे पास रखवाना पड़ेगा, नॉट मोर देन दैट। आप, है ना, आरबीआई पापा है लेकिन पापा की चलेगी, ऐसा नहीं है कि तू सारा पैसा हमारे पास जमा करा दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है पहले कैश रिजर्व रेशो 3 से 15% था, अभी ये 0 से 15% है। पहले आरबीआई ये जो पैसा बैंक रखवाते थे उस पर कुछ ब्याज दिया करता था, लेकिन अब आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं दिया करता है। आप इसको देख सकते हैं, ये कुछ मेजर एक टाइमलाइन बताई गई है। 1949 में ये रेट 3% थी, 1991 में जब क्राइसिस हुआ था तो 15%, यानी बैंकों को कंपेल किया गया या कहीं मजबूर किया गया कि आपको 15% कैश रिजर्व हमारे पास रखना होगा, आरबीआई के पास रखना होगा, क्योंकि तब अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने ही वाली थी। लेकिन उसके बाद नरसिम्हन समिति ने, कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसके बाद ये रेट्स कम होती गई हैं और अब ये रेट 4.5% आ गई है, 4.5% रेट चल रही है 2023 में, ठीक है। चलो, और नरसिम्हन समिति ने सिफारिश दी थी वो ये है कि एनडीटीएल जो है वो 3 to 5% के बीच ही होना चाहिए। तो 3% से कम नहीं, कम से कम 3% तो बैंकों को पापा के पास रखवाना चाहिए और मैक्स टू मैक्स 5% रखवाना चाहिए। अब अपन बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बैंकों को उनके पास जितना भी एनडीटीएल है उसका 18% राशि अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखनी पड़ेगी। हर बैंक को 18% राशि अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखनी पड़ेगी, यानी कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, और पहले कहते थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और अब इसको बोलते हैं एसएलआर सिक्योरिटीज़ अपने को, ठीक है। अगर लोग पैसा लेने बैंक के पास जाएं तो बैंक के पास उसे देने के लिए पैसा होना चाहिए, ठीक है, बैंक के पास पैसा देने के लिए होना चाहिए। तो इसीलिए आरबीआई ने बैंकों को पाबंद किया है कि आपको कुछ पैसा हमेशा और हमेशा अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। अब आप जल्दी से समझना चाहोगे कि
इससे चीज़ें काबू में कैसे रहती हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, अभी कैश रिजर्व रेशो चल रहा है 4.5% और SLR चल रहा है 18.5%। यानी बैंकों को 4.5 रुपया तो रखना पड़ेगा RBI के पास, 18% उनको रखना पड़ेगा स्वयं के पास। इसका मतलब है आपका 22.5% तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि बैंक अब 77.5% ही उधार दे सकता है। बैंक जो है वो 77.5 रुपया ही उधार दे सकता है। अब अगर इस रेट को 6% कर दिया जाए, इस रेट को 24% कर दिया जाए, इसका मतलब ये होगा कि 30% तो बैंकों का ब्लॉक ही हो जाएगा। तो फिर बैंक को उधार देने के लिए 70% ही बचेगा, फिर बैंक 70% ही दे सकेगा।